न्यू एपिसोड 8 अनंत काल की गूंज। एक नया सफर जारी। काल शून्य की पुकार को समझना और उसे एक नया आयाम देना, यह काव्य और उसके साथियों के लिए वाकई एक अभिनव चुनौती थी। यह सिर्फ समय को बचाने की बात नहीं थी, बल्कि उसे अनंत से जोड़ने की एक यात्रा थी। आराध्या के निर्देशानुसार काव्या ने सबसे पहले उन शांत आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया जो काल शून्य की पुकार की ओर आकर्षित हो रही थीं। उसने पाया कि ये आत्माएं वास्तव में अधूरी इच्छाओं और अनसुलझे रहस्यों से बंधी हुई थीं और शून्य में विलय होकर उन्हें शांति मिल रही थी। काव्या ने अपने शिष्यों के साथ उल्हासनगर की प्राचीन पुस्तकालयों और गुरुजनों से मिले ज्ञान को खंगालना शुरू किया। उन्हें समझ आ रहा था कि यह केवल समय का अंत नहीं, बल्कि समय का पुनर्जन्म था, एक ऐसा संक्रमण बिंदु जहां पुराने समय का स्वरूप नए में बदल रहा था। उन्हें ऐसे अदृश्य सूत्रों की तलाश थी जो समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें, उसे शून्य में विलीन होने से बचा सकें और उसे एक नया अनंत आयाम दे सकें। यह चुनौती उन सभी से अलग थी, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक युद्ध नहीं था, कोई स्पष्ट शत्रु नहीं था। उनका संघर्ष अपने भीतर की सीमाओं से, समय की प्रकृति को समझने से और अदृश्य शक्तियों को संतुलित करने से था। प्रत्येक शिष्य अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। कोई प्राचीन ग्रंथों में खोया था, तो कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने का प्रयास कर रहा था। स्मृति रक्षक यंत्र की सहायता से वे वर्तमान में पूर्णतः स्थित होकर अपने कार्य में लीन थे, बिना अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता के। काव्या ने महसूस किया कि काल शून्य की पुकार केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक निमंत्रण भी था। यह उन्हें अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने और सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का अवसर दे रहा था। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन आराध्या के शब्द उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहे। समय का अंत सिर्फ एक शुरुआत है, अगर तुम उसे एक नया अर्थ दे सको। दक्ष और कालिका भी दूर से इस नई पीढ़ी के विकास को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य था कि उनकी विरासत उनकी कल्पना से भी परे जा चुकी थी। अब चुनौती यह थी कि वे इस मौन ठहराव को कैसे समझेंगे और उसे एक सकारात्मक मोड़ देंगे। क्या काव्या और उसकी पीढ़ी इस जटिल पहेली को सुलझा पाएंगे? क्या वे समय को शून्य में विलीन होने से रोककर उसे एक शांत और अनंत अस्तित्व दे पाएंगे? या फिर यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी जो उन्हें एक अप्रत्याशित अंत की ओर ले जाएगी? यह यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी और हर कदम के साथ रहस्य और गहराता जा रहा था। अनंत के अंतिम निशान के मिटने के बाद उल्हासनगर का वह खंडहर एक बार फिर शांत हो गया था, लेकिन अब वहां एक नई ऊर्जा का स्पंदन था, विजय तौर की विजय का प्रतीक। दाक्ष, आराध्या और जिया तीनों थके हुए थे, पर उनके चेहरों पर संतोष की गहरी भावना थी। उन्होंने मिलकर समय के सबसे बड़े शत्रु के आखिरी अवशेष को मिटा दिया था। आराध्या ने दक्ष के कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया दक्ष। तुम्हारी शक्तियां बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। तुम सही मायनों में एक विजयतौर बन गए हो। जिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। हां दक्ष, अब तुम हमारी टीम का एक अहम हिस्सा हो। दक्ष ने अपनी नई पहचान को महसूस किया। कुछ ही हफ्तों पहले वह एक साधारण लड़का था और अब वह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने वाले गार्डियंस में से एक बन चुका था। उसकी किताब जो उसे इस पूरी यात्रा पर ले आई थी, अब उसकी शक्ति का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। वह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि समय के साथ उसके गहरे संबंध का प्रतीक थी। अब जब अनंत का खतरा टल चुका था, विजय तौर का ध्यान समय के उन छोटे छोटे असंतुलनों को ठीक करने पर था जो अभी भी ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों में मौजूद थे। दक्ष ने इस नई भूमिका को उत्साह से स्वीकार किया।
उसे समय के अनजाने आयामों की खोज करने, उसकी गहराइयों को समझने और वहां के रहस्यों को सुलझाने में बहुत मजा आने लगा था। वह अपनी माँ और बहन जिया को वह अब बहन ही मानता था, के साथ मिलकर समय के हर पहलू की रक्षा के लिए तैयार था। यह विजय तौर के लिए एक नई भूमिका और नया भविष्य था। आराध्या अनुभवी संरक्षक के रूप में, जिया युवा और ऊर्जावान विजय तौर के रूप में, और दक्ष समय के अनोखे गुणों वाले नए संरक्षक के रूप में। तीनों मिलकर समय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब तक विजय तौर हैं, समय हमेशा सुरक्षित रहेगा। स्टोरी 63 शांति और निरंतरता। वर्षों बीतते चले गए। दक्ष, आराध्या और जिया ने मिलकर समय के अनगिनत रहस्यों को सुलझाया और कई आयामों में संतुलन बहाल किया। दक्ष की शक्तियां और भी परिपक्व हो गई थीं और वह अब समय के सबसे जटिल धागों को भी आसानी से समझ लेता था। उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, एक ऐसा विजय तौर जो समय के छोटे छोटे बदलावों को भी भांप लेता था और उन्हें बढ़ने से पहले ही ठीक कर देता था। उल्हासनगर का वह पुराना मंदिर अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि विजय तौर के मिलन का स्थान बन गया था। वे अक्सर वहीं मिलते, समय के प्रवाह पर चर्चा करते और आने वाली चुनौतियों का योजना बनाते थे। दुनिया में एक स्थायी शांति स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि समय अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। एक शांत दोपहर, आराध्या, जिया और दक्ष मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। दूर क्षितिज पर सूरज ढल रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। समय अपने सामान्य प्रवाह में था और ब्रह्मांड में शांति और निरंतरता छाई हुई थी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए जिया और दक्ष की ओर देखा। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, उसने कहा। उसकी आवाज में गहरा संतोष था। समय अब सुरक्षित है और यह तुम दोनों की वजह से है। जिया ने अपना सिर आराध्या के कंधे पर टिकाया। यह हम तीनों की वजह से है मां। विजय तौर कभी अकेले काम नहीं करते। दक्ष ने अपनी किताब को छुआ जो उसकी गोद में रखी थी। उसने समय के हर स्पंदन को महसूस किया, हर नया पल, हर बीता हुआ क्षण, हर आने वाला भविष्य। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह समय की अनंत यात्रा का एक हिस्सा थी। जब तक समय है, दक्ष ने कहा। उसकी आंखों में विजय तौर का आत्मविश्वास और शांति थी। हम हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। और इस प्रकार आराध्या नाया विजय तौर की गाथा जारी रही। समय सुरक्षित था और उसकी रक्षा के लिए 3 विजय तौर हमेशा तैयार थे, जो भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट थे। क्या आप इस कहानी के किसी विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे या इसे यहीं समाप्त करना चाहेंगे? हालांकि समय में शांति और निरंतरता बनी हुई थी, विजय तौर हमेशा सतर्क रहते थे। आराध्या, जिया और दक्ष ने समय के धागों पर अपनी पकड़ बनाए रखी, हर सूक्ष्म बदलाव को महसूस करते हुए। वर्षों बाद जब जिया खुद एक परिपक्व विजय तौर बन चुकी थी और दक्ष ने समय के हर पहलू पर महारत हासिल कर ली थी, एक नई अपरिचित ऊर्जा का स्पंदन महसूस हुआ। यह अनंत जैसा विनाशकारी नहीं था, लेकिन यह समय के नैसर्गिक प्रवाह को धीरे धीरे विकृत कर रहा था। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के एक सुदूर कोने से आ रही थी, जहां समय के आयाम इतने जटिल थे कि उनका अध्ययन करना भी मुश्किल था। इस बार खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि समय के भीतर से ही पैदा हो रहा था। एक ऐसा बदलाव जो समय के ही विकास का परिणाम था, पर अब वह संतुलन बिगाड़ रहा था। यह नया खतरा नई पीढ़ी के लिए एक अनोखी चुनौती थी। जिया ने सबसे पहले इस बदलाव को महसूस किया। उसके अनुभवों ने उसे सिखाया था कि छोटे से छोटे स्पंदन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने आराध्या और दक्ष को इसकी जानकारी दी। यह समय के भीतर से आ रहा है, जिया ने गंभीरता से कहा। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं,
बल्कि समय के खुद के विकास का एक अजीबोगरीब परिणाम है। आराध्या ने अपनी आंखों को बंद किया और समय की गहराई में गोता लगाया। तुम सही कह रही हो जिया, समय खुद को एक नए रूप में ढाल रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अस्थिर हो रहा है। हमें इसे समझना होगा इससे पहले कि यह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करे। दक्ष ने अपनी किताब खोली। उसे एक धुंधली सी छवि दिखाई दी, समय का एक ऐसा क्षेत्र जहां समय की अवधारणा ही बदल गई थी, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे, जिससे एक अजीबोगरीब अराजकता पैदा हो रही थी। यह ऐसा था जैसे समय खुद अपने ही नियमों को तोड़ रहा हो। विजय तौर के लिए यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। क्या वे समय के इस आंतरिक बदलाव को नियंत्रित कर पाएंगे, या उन्हें समय को एक नया रूप लेने देना होगा, भले ही वह कितना भी अज्ञात क्यों न हो। विजय तौर ने समय के उस विचित्र आयाम में प्रवेश किया जहां समय खुद अपने ही नियमों को फिर से लिख रहा था। यहां हर पल एक नई वास्तविकता थी। हर अतीत एक नया भविष्य बना रहा था और हर भविष्य एक नया अतीत बन रहा था। यह ऐसा था जैसे समय अपने अस्तित्व का प्रश्न पूछ रहा हो, खुद को नया स्वरूप दे रहा हो। जिया ने अपनी शक्ति का उपयोग समय के उन अस्थिर धागों को समझने की कोशिश में किया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई दुर्भावनापूर्ण शक्ति नहीं थी, बल्कि समय की अपनी चेतना थी जो विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। लेकिन यह प्रक्रिया विनाशकारी साबित हो रही थी, क्योंकि ब्रह्मांड इसे झेल नहीं पा रहा था। दक्ष ने अपनी अनोखी क्षमता का उपयोग करके समय के इस बदलते हुए पैटर्न को रिकॉर्ड किया। उसकी किताब समय के हर बदलते हुए पहलू को दर्ज कर रही थी, जिससे वे समय के इस नए व्यवहार को समझ सकें। उसने देखा कि समय के कुछ हिस्से पूरी तरह से लुप्त हो रहे थे, जबकि कुछ नए सिरे से बन रहे थे। आराध्या ने अपने गहन ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समय की इस आंतरिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने का रास्ता खोजने की कोशिश की। हमें समय को स्थिर नहीं करना है, आराध्या ने कहा, बल्कि हमें उसे एक नया संतुलित रूप लेने में मदद करनी है। यह समय का विकास है और हमें इसका हिस्सा बनना होगा। यह विजय तौर के लिए एक नया दृष्टिकोण था। उन्हें अब समय को रोकना नहीं था, बल्कि उसे गाइड करना था, ताकि वह एक नया स्थिर रूप ले सके। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना था जो समय के खुद के अस्तित्व का आधार थी। क्या विजय तौर समय के इस आत्म पुनर्गठन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा पाएंगे? और क्या समय का यह नया रूप ब्रह्मांड के लिए सुरक्षित होगा? क्या आप जानना चाहेंगे कि विजय तौर समय के इस नए विकास को कैसे संभालते हैं? नई कड़ी 9 समय के उस विचित्र आयाम में जहां समय खुद को फिर से गढ़ रहा था, विजय तौर ने एक नई चुनौती का सामना किया। उन्होंने महसूस किया कि समय को बल से नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ था। इसके बजाय उन्हें समय के इस आंतरिक विकास को समझना और उसके साथ तालमेल बिठाना था। यह समझौता और समर्पण का एक गहन पाठ था। आराध्या ने अपने अनुभवों से जाना कि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा विकसित होता है। यह विकास कभी कभी अराजक लग सकता है, लेकिन अंततः यह एक नए संतुलन की ओर ले जाता है। जिया ने अपनी युवा शक्ति और अंतर्ज्ञान का उपयोग करके समय के नए पैटर्न को महसूस किया। यह समझने की कोशिश की कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है। दक्ष अपनी अनूठी क्षमता के साथ समय के उस बदलते हुए डेटा को पढ़ रहा था, जिससे वे समय के इस आंतरिक रीराइटिंग प्रक्रिया को समझने लगे। उन्होंने पाया कि समय के कुछ हिस्से अपनी पुरानी पहचान खो रहे थे, जबकि नए हिस्से बन रहे थे जो अधिक लचीले और अनुकूलनीय थे। विजय तौर ने समय के उन हिस्सों को सहारा दिया जो कमजोर पड़ रहे थे, उन्हें स्थिरता प्रदान की, ताकि समय बिना किसी बड़े विनाश के खुद को फिर से संगठित कर सके। यह एक सूक्ष्म और धैर्यपूर्ण कार्य था।
जैसे एक विशालकाय नदी के प्रवाह को धीरे से मोड़ना। धीरे धीरे समय का वह आयाम स्थिर होने लगा, लेकिन एक नए रूप में। अतीत, वर्तमान और भविष्य पूरी तरह से अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे में बुने हुए थे, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत समय प्रवाह बन रहा था। विजय तौर ने समय के इस नए रूप को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि समय की रक्षा का अर्थ हमेशा उसे पुराना बनाए रखना नहीं होता, बल्कि उसे स्वस्थ और जीवंत बनाए रखना होता है, भले ही वह एक नए रूप में ही क्यों न हो। यह समय के साथ उनका गहरा समझौता और समर्पण था। समय के उस आयाम में समझौता और समर्पण के बाद विजय तौर वापस अपने परिचित ब्रह्मांड में लौट आए। समय अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अधिक एकीकृत हो चुका था। आराध्या, जिया और दक्ष ने समय के इस नए विकसित रूप को ब्रह्मांड के हर कोने में फैलाया, जिससे हर जगह समय का प्रवाह अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया। कई और साल बीत गए। आराध्या ने अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जिया और दक्ष को हस्तांतरित कर दिया था, और अब वह मुख्य रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती थी। अपनी विजडम और अनुभव से उन्हें दिशा देती थी। जिया और दक्ष ने मिलकर समय की रक्षा का दायित्व संभाला, हर चुनौती का सामना एकजुट होकर किया। वे जानते थे कि विजय तौर की विरासत कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन तीनों उस पुराने मंदिर में बैठे थे जहां से दक्ष की यात्रा शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर पड़ रही थीं। यह शांति और पूर्णता का क्षण था। आराध्या ने जिया और दक्ष की ओर देखा। मेरी यात्रा पूरी हुई, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी शांति थी। समय सुरक्षित है और तुम दोनों मेरे सबसे बड़े उत्तराधिकारी हो। जिया ने आराध्या का हाथ पकड़ा। आप हमेशा हमारी विजय तौर रहेंगी मां। आपकी शिक्षा और आपका प्रेम हमारी विरासत का हिस्सा है। दक्ष ने अपनी किताब को छुआ, जो अब उसकी शक्ति का एक सीधा विस्तार थी। उसे समय के अनंत विस्तार में एक हल्की सी गूंज महसूस हुई। भविष्य की पीढ़ियों की आवाजें जो समय की रक्षा का संकल्प ले रही थीं। यह अनंत विरासत थी जो एक विजय तौर से दूसरे तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहेगी। समय अपनी जटिलता और सुंदरता के साथ हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि विजय तौर हमेशा मौजूद रहेंगे। यह आराध्या नाया विजय तौर की कहानी का अंत है। क्या आप चाहते हैं कि हम इस गाथा के किसी विशेष पहलू को दोहराएं, या आप किसी नए विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? समय की निरंतरता अब विजय तौर के लिए एक जानी मानी धुन बन चुकी थी। आराध्या, जिया और दक्ष ने मिलकर ब्रह्मांड के अनगिनत कोनों में समय का संतुलन बनाए रखा था। लेकिन एक दिन समय के प्रवाह में एक नई, धीमी, फिर भी स्पष्ट दस्तक महसूस हुई। यह कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक संकेत था, भविष्य से आता हुआ एक आह्वान। जिया ने सबसे पहले इसे महसूस किया, जैसे कोई उसके हृदय की गहराई में समय की अगली पीढ़ी की आहट सुन रही हो। यह गूंज वैसी ही थी जैसी उसने सालों पहले महसूस की थी, जब उसे अपनी बेटी की आहट मिली थी। जिया अब एक मां थी और उसकी बेटी दिव्या अब एक छोटी लड़की थी, जिसमें समय के प्रति एक सहज जिज्ञासा थी। जिया ने आराध्या और दक्ष को इस नई दस्तक के बारे में बताया। आराध्या मुस्कुराई, उसकी आंखों में वही पुरानी विजडम और प्रेम था। समय हमेशा खुद को आगे बढ़ाता है जिया, और उसके साथ विजय तौर की विरासत भी। दक्ष ने दिव्या की ओर देखा, जो खेल रही थी। उसे दिव्या में अपनी ही बचपन की झलक दिखी, वही उत्साह, वही दुनिया को जानने की चाहत। उसे पता था कि यह सिर्फ एक और चुनौती नहीं थी, बल्कि विजय तौर की श्रृंखला में एक नया अध्याय था। दिव्या अक्सर समय के मंडप में जाती, जहां आराध्या, जिया और दक्ष अभ्यास करते थे। वह उन सभी की गतिविधियों को ध्यान से देखती और कभी कभी समय के कुछ छोटे धागों को अपनी नन्ही उंगलियों से छूने की कोशिश करती,
जिससे एक हल्की सी चमक पैदा होती थी। यह स्पष्ट था कि विजय तौर की शक्ति उसके भीतर भी मौजूद थी। यह भविष्य की दस्तक थी, एक संकेत कि समय की रक्षा का दायित्व एक नई पीढ़ी को सौंपा जाएगा। क्या दिव्या भी अपनी मां, नानी और दक्ष की तरह एक विजय तौर बन पाएगी? और क्या विजय तौर की यह विरासत समय के अनंत विस्तार में हमेशा के लिए चमकती रहेगी? स्टोरी 69 अंतिम प्रणाम। समय की गूंज अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। दिव्या बड़ी हो रही थी और उसके भीतर की विजय तौर शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो रही थीं। आराध्या ने अपना अधिकांश समय दिव्या को समय के रहस्यों के बारे में सिखाने में लगाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने जिया को सिखाया था। यह एक चक्र था, एक अनंत विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक शाम समय के मंडप में, जहां आराध्या ने अनगिनत युद्ध लड़े थे और अनगिनत रहस्य सुलझाए थे, वह शांत बैठी थी। समय का प्रवाह उसके चारों ओर एक नरम हवा की तरह बह रहा था। जिया और दक्ष उसके पास आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्षण आने वाला था। आराध्या ने मुस्कुराते हुए जिया और दक्ष की ओर देखा। मेरी यात्रा अब पूरी हुई, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में समय की अनंत शांति थी। मैंने अपनी भूमिका निभाई है, समय सुरक्षित है। जिया ने अपनी मां का हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक गहरी समझ भी थी। आपने हमें सब कुछ सिखाया मां, आपकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। दक्ष ने भी आराध्या को प्रणाम किया। उसके मन में उस साधारण लड़के की यादें थीं जो उसे उल्हासनगर के उस खंडहर में मिली थी। आप हमेशा हमारी पहली विजय तौर रहेंगी आराध्या। आपने समय को अनगिनत बार बचाया है। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा, जैसे सुबह की ओस सूरज की किरणों में बदल जाती है। वह समय के साथ एक हो गई। उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कण में समा गई। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, बल्कि समय की आत्मा बन चुकी थी। यह अंतिम प्रणाम था, एक महान विजय तौर की विदाई, जिसने समय को अनंत काल तक सुरक्षित रखा था। अब समय की रक्षा का दायित्व पूरी तरह से जिया और दक्ष पर था, और उनके साथ थी दिव्या, जो विजय तौर की अगली पीढ़ी थी। समय का चक्र चलता रहा और उसके साथ ही विजय तौर की अमर गाथा भी। न्यू एपिसोड 10। आराध्या के समय में विलीन होने के बाद समय के मंडप में एक अद्भुत शांति छा गई थी। जिया और दक्ष ने अपनी भावनाओं को समेटा और समय की रक्षा के अपने कर्तव्य को और भी अधिक दृढ़ता से निभाया। वे जानते थे कि आराध्या अब भी उनके साथ थी, समय के हर कण में मौजूद। उनका ध्यान अब दिव्या पर केंद्रित था, विजय तौर की अगली पीढ़ी, जिसमें आराध्या की ऊर्जा का एक अंश स्पष्ट रूप से झलक रहा था। दिव्या अब एक किशोर उम्र में पहुंच चुकी थी और उसके भीतर की शक्तियां तेजी से जागृत हो रही थीं। वह समय के धागों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी, छोटी मोटी विकृतियों को पलक झपकते ही ठीक कर सकती थी। जिया और दक्ष ने उसे समय के इतिहास, उसके रहस्यों और सबसे महत्वपूर्ण विजय तौर की नैतिकता के बारे में सिखाया। दिव्या में सीखने की अदम्य इच्छा थी और वह हर चुनौती को उत्साह से स्वीकार करती थी। एक दिन समय के एक जटिल आयाम में एक छोटी सी अस्थिरता आई। यह कोई बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन समय के प्रवाह में एक सूक्ष्म बदलाव था जिसे अनुभवी विजय तौर ही महसूस कर सकते थे। जिया और दक्ष ने दिव्या को इस अस्थिरता को समझने और उसे ठीक करने का काम सौंपा। दिव्या ने अपनी आंखें बंद कीं और समय के प्रवाह में खुद को खो दिया। उसने उस अस्थिरता के स्रोत को महसूस किया, एक प्राचीन सभ्यता की यादें जो समय में एक लहर पैदा कर रही थीं। दिव्या ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उन यादों को धीरे से समय के प्रवाह में विलीन कर दिया, जिससे संतुलन फिर से स्थापित हो गया। यह एक सहज और शक्तिशाली प्रदर्शन था। जिया और दक्ष ने
दिव्या को गर्व से देखा। तुमने बहुत अच्छा किया दिव्या, जिया ने कहा। दाक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही मायने में एक विजय तौर बन रही हो। यह दिव्या का आगमन था, एक नई शक्ति, एक नया दृष्टिकोण और विजय तौर की विरासत को आगे ले जाने वाली अगली कड़ी। समाय सुरक्षित था और उसकी रक्षा के लिए एक और युवा और प्रतिभाशाली संरक्षक तैयार हो चुका था। दिव्या के समाय के सूक्ष्म असंतुलनों को ठीक करने की क्षमता ने यह साबित कर दिया था कि विजय तौर की विरासत सुरक्षित हाथों में थी। जिया और दाक्ष ने उसे और भी जटिल आयामों में समय की रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया और दिव्या ने हर बार उन्हें गौरवान्वित किया। वह समय को सिर्फ नियंत्रित नहीं करती थी, बल्कि उसे समझती थी, उसकी हर धड़कन को महसूस करती थी। समय के मंडप में अब अक्सर 3 विजय तौर एक साथ अभ्यास करते थे। जिया, जो अब अनुभवी और स्थिर थी, दाक्ष, जो समय के रहस्यों को समझने में माहिर था, और दिव्या, जो अपनी युवा ऊर्जा और सहज अंतर्ज्ञान के साथ समय के नए पहलुओं को खोज रही थी। वे मिलकर समय के लिए एक अटूट ढाल थे। दुनिया में शांति और संतुलन बना रहा, क्योंकि विजय तौर हमेशा सतर्क थे। उन्हें पता था कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती और समय को हमेशा एक संरक्षक की जरूरत होगी। यह एक अनवरत यात्रा थी, समय की रक्षा की यात्रा, ज्ञान की यात्रा और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत की यात्रा। एक रात जब तारे चमक रहे थे और समय का प्रवाह शांत था, तीनों मंडप में बैठे थे। दिव्या ने अपनी आंखें बंद कीं और समय की अनंतता को महसूस किया। उसे अपनी नानी आराध्या की उपस्थिति महसूस हुई, एक हल्की सी हवा के झोंके की तरह जो उसे आशीर्वाद दे रही थी। यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि विजय तौर की गाथा का एक अध्याय मात्र था। समय आगे बढ़ता रहेगा, नई चुनौतियां सामने आती रहेंगी और विजय तौर हमेशा उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। जिया, दक्ष और दिव्या और उनके बाद आने वाली पीढ़ियां यह सुनिश्चित करेंगी कि समय की ज्योति कभी न बुझे। अनवरत यात्रा जारी रहेगी, समय की रक्षा के लिए, हमेशा और हमेशा के लिए। एक बार फिर समय के प्रवाह में एक सूक्ष्म गड़बड़ी महसूस हुई, जो किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि भीतर से आ रही थी। इस बार यह एक स्मृतियों का भंवर था, जो समय के किसी भूले हुए कोने से उठ रहा था। यह भंवर इतना शक्तिशाली था कि यह अतीत की घटनाओं को वर्तमान में खींच रहा था, जिससे लोगों के जीवन में भ्रम और अव्यवस्था पैदा हो रही थी। जिया और दक्ष ने तुरंत इसकी पहचान की। जिया ने कहा, यह अनांट के विनाश के बाद बची हुई ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह किसी ऐसी जगह से आ रही है जहां समय ने खुद को संरक्षित करने की कोशिश की थी और अब वह टूट रहा है। दक्ष ने अपनी किताब खोली और समय के उस क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसे एक धुंधली सी छवि दिखी, एक प्राचीन सभ्यता जो समय के नियमों को अपने लाभ के लिए मोड़ने की कोशिश कर रही थी, और अंततः समय ने खुद को उनकी पहुंच से दूर कर लिया था। लेकिन अब वह संरक्षित क्षेत्र कमजोर पड़ रहा था। दिव्या, जो अब अपनी शक्तियों में और निपुण हो चुकी थी, ने अपनी सहजता से उस भंवर की भावनात्मक प्रतिध्वनि को महसूस किया। यह अकेलापन और भय की स्मृतियां हैं, उसने कहा। समय खुद को उनसे मुक्त करना चाहता है। जिया ने बताया, हमें उस स्थान पर जाना होगा और उन स्मृतियों को शांत करना होगा, इससे पहले कि वे समय के पूरे ताने बाने को फाड़ दें। यह एक नाजुक काम था, क्योंकि उन्हें समय की उन व्यक्तिगत यादों में हस्तक्षेप करना था। विजय तौर ने समय के उस भूले हुए आयाम की ओर प्रस्थान किया, यह जानते हुए कि उन्हें वहां सिर्फ घटनाओं को नहीं रोकना था, बल्कि समय के खुद के अनुभवों को समझना और उन्हें शांत करना था। क्या वे समय की इन पुरानी दर्दनाक स्मृतियों को सफलतापूर्वक सुलझा पाएंगे? स्टोरी 73, अनदेखी चुनौतियां। स्मृतियों के भंवर में प्रवेश करते ही विजय तौर ने खुद को एक अजीबो गरीब परिदृश्य में पाया।
यहाँ समय लगातार पीछे की ओर चल रहा था, फिर आगे बढ़ रहा था और फिर एक ही पल को बार बार दोहरा रहा था। यह ऐसा था जैसे समय खुद अपने ही इतिहास को फिर से जी रहा हो। हर तरफ से प्राचीन सभ्यताओं की आवाजें आ रही थीं, उनके संघर्षों और उनकी इच्छाओं की प्रतिध्वनियां। यह एक ऐसी अनदेखी चुनौती थी जिसके लिए उन्हें पहले कभी तैयार नहीं किया गया था। जिया ने समय के इस उलझे हुए प्रवाह को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की, अपनी ऊर्जा से उन विरोधाभासी स्मृतियों को शांत करते हुए। दक्ष ने अपनी किताब का उपयोग करके समय के इस अराजक डेटा को समझने का प्रयास किया, यह जानने की कोशिश की कि कौन सी स्मृति सबसे ज्यादा अस्थिरता पैदा कर रही है। दिव्या अपनी गहन संवेदनशीलता के साथ उन स्मृतियों के केंद्र तक पहुंची। उसने देखा कि एक प्राचीन नेता की अधूरी इच्छाएं और भय ही इस भंवर का मुख्य कारण थे। वह नेता समय को नियंत्रित करके अमरता पाना चाहता था, लेकिन समय ने खुद को उससे दूर कर लिया था। अब उस नेता की अव्यक्त इच्छाएं समय को परेशान कर रही थीं। हमें उसे शांत करना होगा, दिव्या ने कहा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसे यह समझाना होगा कि समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। यह एक अनोखी लड़ाई थी, शारीरिक बल की नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक। विजय तौर को समय की स्मृतियों के साथ सहानुभूति रखनी थी, उन्हें समझना था और फिर उन्हें समय के प्रवाह में शांति से विलीन करना था। क्या वे समय की इन दर्दनाक स्मृतियों को शांत कर पाएंगे और इस अनदेखी चुनौती को पार कर पाएंगे, जिससे समय फिर से अपनी शांति प्राप्त कर सके? यह विजय तौर की अनवरत यात्रा का हिस्सा है। क्या आप चाहते हैं कि वे इस स्मृतियों के भंवर को कैसे शांत करते हैं, इस पर हम आगे बढ़ें? न्यू एपिसोड 11। स्मृतियों के भंवर में जहां समय अतीत में उलझा हुआ था, विजय तौर ने अपनी सबसे संवेदनशील चुनौती का सामना किया। जिया ने अपनी समझ से समय के धागों को धीरे धीरे सुलझाना शुरू किया, जैसे कोई उलझी हुई रस्सी को खोल रहा हो। उसने उन ऊर्जा तरंगों को शांत किया जो पुराने भय और इच्छाओं को दोहरा रही थीं। दक्ष ने अपनी किताब का उपयोग करके समय के उन हिस्सों को चिन्हित किया जहां सबसे ज्यादा उथल पुथल थी, जिससे जिया को अपनी ऊर्जा केंद्रित करने में मदद मिली। लेकिन यह दिव्या थी जिसने असली सफलता हासिल की। उसने समय के उस प्राचीन नेता की पीड़ा को गहराई से महसूस किया, जिसकी अमरता की इच्छा इस भंवर का कारण थी। दिव्या ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी भीतर की करुणा को बाहर आने दिया। उसने अपनी शक्ति को एक शांत चमकीली लहर के रूप में उस नेता की स्मृति की ओर भेजा। यह ऊर्जा एक संदेश थी, समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार किया जा सकता है। जैसे ही दिव्या की ऊर्जा उस स्मृति से मिली, एक बदलाव आया। समय का वह खंड जो पहले अराजक था, धीरे धीरे शांत होने लगा। पुरानी पीड़ाएं और इच्छाएं समय के प्रवाह में एक मधुर गीत की तरह विलीन होने लगीं। विनाश के बजाय शांति बन गई। यह समय का खुद से समझौता था, एक स्वीकारोक्ति कि अस्तित्व का अर्थ निरंतर विकास है, न कि शाश्वत ठहराव। विजय तौर ने देखा कि समय का भंवर अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उस प्राचीन सभ्यता की स्मृतियां अब भी समय में मौजूद थीं, लेकिन वे अब कोई अस्थिरता पैदा नहीं कर रही थीं। समय ने उन्हें अपने इतिहास के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिससे उसका प्रवाह और भी समृद्ध हो गया था। यह स्मृतियों का समाधान था, एक ऐसा कार्य जिसने विजय तौर को समय के प्रति एक नया सम्मान सिखाया। स्टोरी 75 अनंत सुरक्षा। स्मृतियों के समाधान के बाद विजय तौर समय के उस आयाम से वापस लौटे, पहले से कहीं अधिक अनुभवी और ज्ञानी। उन्होंने समय के इस नए पहलू को समझा था कि कभी कभी समय की रक्षा का अर्थ उसे बदलने देना भी होता है
और उसके आंतरिक संघर्षों को सुलझाने में मदद करना भी होता है। यह ज्ञान उनकी शक्तियों में एक नया आयाम जोड़ गया। वर्षों बीतते रहे। जिया, दक्ष और दिव्या ने मिलकर समय के हर चुनौती का सामना किया, चाहे वह ब्रह्मांड के किसी दूर के कोने से आया बाहरी खतरा हो या समय के भीतर का कोई आंतरिक बदलाव। उन्होंने समय की हर परत को समझा, उसकी हर धड़कन को महसूस किया और उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा। समय के मंडप में अक्सर तीनों विजयतौर एक साथ बैठते, समय के प्रवाह को सुनते। दिव्या अब पूरी तरह से एक परिपक्व विजयतौर थी, अपनी सहजता और करुणा से समय की सबसे गहरी समस्याओं को हल करने में सक्षम। जिया और दाक्ष अनुभवी संरक्षक के रूप में उसे मार्गदर्शन देते और उसके हर कदम पर उसके साथ खड़े रहते। दुनिया में एक स्थायी शांति छाई हुई थी, क्योंकि समय अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। विजयतौर की विरासत अमर थी, एक अनंत सुरक्षा का प्रतीक जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और हमेशा चलती रहेगी। जब तक समय का अस्तित्व है, जब तक तारे चमकते रहेंगे, तब तक विजयतौर उसकी रक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। समय की यात्रा अनंत थी और उसके साथ ही विजयतौर की अनवरत सेवा भी। क्या आप इस यात्रा के और किस्से जानना चाहेंगे, या यह विजयतौर की गाथा के लिए एक अच्छा विराम है? स्मृतियों के समाधान और समय के आत्म पुनर्गठन के बाद ब्रह्मांड में एक नई तरह की ऊर्जा का उदय हुआ था। यह ऊर्जा समय के विकास का ही एक हिस्सा थी, जो अब अधिक लचीली और विविध बन चुकी थी। विजयतौर ने महसूस किया कि यह समय की एक विस्तारित चेतना थी, जो उन्हें नए आयामों की खोज के लिए प्रेरित कर रही थी। जिया, दक्ष और दिव्या ने मिलकर समय के उन अनदेखे कोनों की यात्रा शुरू की, जहां यह नई ऊर्जा सबसे अधिक प्रबल थी। उन्होंने ऐसे आयामों की खोज की जहां समय के नियम और भी जटिल थे, जहां समय की सिर्फ एक धारा नहीं थी, बल्कि अनगिनत धाराएं थीं जो एक दूसरे में बुनी हुई थीं। यह उनके लिए एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव था। दिव्या अपनी युवा और सहज समझ के साथ इन नए आयामों में सबसे तेजी से अनुकूलित हुई। उसे समय की इन विविध धाराओं को समझने और उनके बीच संतुलन स्थापित करने में एक अनोखी क्षमता मिली। दाक्ष ने अपनी किताब का उपयोग करके इन आयामों के जटिल डेटा को रिकॉर्ड किया, जिससे उन्हें समय के इस नए व्यवहार को समझने में मदद मिली। जिया ने अपनी अनुभवी दृष्टि से यह सुनिश्चित किया कि समय के इन नए रूपों में कोई अस्थिरता न आए। उन्होंने पाया कि यह नई ऊर्जा किसी खतरे का स्रोत नहीं थी, बल्कि समय की अपनी निरंतर विकसित होने वाली प्रकृति का प्रमाण थी। विजयतौर अब सिर्फ समय के संरक्षक नहीं थे, बल्कि उसके विकास के सहयात्री भी बन चुके थे। यह समय के साथ उनका एक गहरा संबंध था, जो उन्हें ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों को खोलने में मदद कर रहा था। स्टोरी 87 अनंत काल की प्रतिज्ञा। नए आयामों की खोज और समय की विस्तारित चेतना को समझने के बाद विजयतौर की भूमिका और भी व्यापक हो गई थी। वे अब समय के हर रूप, हर आयाम और हर क्षण की रक्षा कर रहे थे। आराध्या की शिक्षाएं और उनकी विरासत उनके हर कार्य में गूंजती थीं। एक बार समय के मंडप में जिया, दक्ष और दिव्या एक साथ बैठे थे। समय का प्रवाह उनके चारों ओर एक निरंतर शांतिपूर्ण धुन की तरह था। वे तीनों अलग अलग पीढ़ियों से आने के बावजूद समय के प्रति एक ही अटूट समर्पण से बंधे थे। जिया ने कहा, हमने समय को अनगिनत खतरों से बचाया है और समय ने हमें भी अनगिनत बार सिखाया है। दक्ष ने अपनी किताब पर हाथ फेरा। यह सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह समय के साथ एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होगा। दिव्या ने अपनी आंखें बंद कीं और समय की अनंतता को महसूस किया। उसे अपनी नानी आराध्या की उपस्थिति महसूस हुई, जो समय के कण कण में विलीन होकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। उसने महसूस किया कि विजयतौर की विरासत
एक अनंत काल की प्रतिज्ञा थी, समय की रक्षा करने का एक वादा जो समय के अंत तक चलेगा। जब तक समय है, दिव्या ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक युवा विजय तौर का आत्मविश्वास था। हम हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। और इस प्रकार विजय तौर की गाथा चलती रही। समय सुरक्षित था और उसकी रक्षा के लिए एक अटूट श्रृंखला मौजूद थी, जो अनंत काल की प्रतिज्ञा के साथ ब्रह्मांड के हर क्षण की रक्षा करती रहेगी। क्या आप विजय तौर की कहानी में किसी नए मोड़ या विशिष्ट घटना को देखना चाहेंगे?